दोस्तों आप एनओसी लेकर आए हैं तो एनओसी के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट कंपलसरी होते हैं सबसे पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक आपके साथ एनओसी होना चाहिए, 28 नंबर के 3 फॉर्म होना चाहिए, 29 नंबर के 2 फॉर्म होना चाहिए, 30 नंबर का 1 फॉर्म होना चाहिए। इसी के साथ आपकी ओरिजिनल आरसी होना चाहिए, प्रदूषण सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस यानी बीमा इसके साथ होना चाहिए। ये सारे कंपलसरी डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके सामने वाले यानी जो सेलर होता है उससे कंपलसरी लेना चाहिए। अब आप एनओसी लेकर आए हैं तो एनओसी रिलीज होने की 2 कंडीशन होती है। एक, आप गाड़ी खरीदते हैं दूसरी स्टेट से तो स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर होती है, और एक आप गाड़ी खरीदते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, यानी गाड़ी को एक जिले से दूसरे जिले में भी अगर आप परचेज कर अपने जिले में लाना चाह रहे हैं तो भी आपको एनओसी दी जाती है। अब जब आप एनओसी मिल जाती है, आपको सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, अब आप इसको ऑनलाइन करने की जब कोशिश करते हैं तो ये ऑनलाइन नहीं होता है, नॉट फाउंड बताएगा या नॉट रजिस्टर्ड बताएगा, ये एनओसी इशूड बताएगा। तो इस कंडीशन में आपको आरटीओ विजिट करना होता है। जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं इन सारे डॉक्यूमेंट को लेकर आपको आरटीओ विजिट करना होगा। सबसे पहले आपकी सीन की प्रोसेस होती है। सीन की प्रोसेस के दौरान आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाते हैं और आपको गाड़ी भी आपके आरटीओ में लेकर जाना होती है। गाड़ी जब आरटीओ में आप लेकर जाते हैं तो उसका चेसिस नंबर भी सीन होती है, उसकी फोटो सीन होगी और आपकी फोटो भी सीन होगी, यानी आपके जो आधार कार्ड होता है वो आधार कार्ड सीन होगा। इसी के साथ जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उसके साथ जो आपका सेलर है उसका भी आधार कार्ड कंपलसरी होना चाहिए और सेलर की एक फोटो भी आपको कंपलसरी अपने पास रखना चाहिए। आपका आधार कार्ड और जो सेलर होता है उसका आधार कार्ड सीन हो जाने के बाद अब प्रोसेस शुरू होती है वेरीफाई की। वेरीफाई की प्रोसेस के दौरान आपको सबसे पहले डीवीए के कक्ष में जाना चाहिए और जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप जब डीवीए के रूम में लेकर जाएंगे तो मेल के थ्रू जो आपके पास एनओसी होती है हार्ड कॉपी में होती है, तो मेल के थ्रू एक कॉपी आपके डीवीए के उस पर आ जाती है। तो वो मेल से एक प्रिंट निकाल देता है और प्रिंट के थ्रू वो उस पर साइन करके दे देता है। तो वो वेरीफाई हो जाती है कि आपकी जो एनओसी है वो ओरिजिनल है और जो मेल के थ्रू आई है उसको दोनों को इस एक ही डॉक्यूमेंट के साथ संलग्न कर दिया जाता है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तो उसके बाद इस पे आदेश की प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें आरटीओ आदेशित करता है कि जो आप डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, जो गाड़ी आप लेकर आए हैं उसको इस आरटीओ में दर्ज किया जाए। जब गाड़ी आपकी इस आरटीओ में दर्ज हो जाती है तो दर्ज हो जाने के बाद जब आप गाड़ी किसी दूसरे स्टेट से अगर लेकर आते हैं तो उसमें टैक्स को जमा करना होता है, और गाड़ी अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर होती है तो उसमें टैक्स नहीं लगता है। अब टैक्स लगता कितना है, तो टैक्स दोस्तों 8% से 10% के लगभग लगता है जो गाड़ी की वर्तमान कीमत होती है। दोस्तों टैक्स जमा हो जाने के बाद आपकी गाड़ी जब वेरीफाई हो जाती है और उसके बाद जब ये दर्ज हो जाती है तो दर्ज हो जाने के बाद आपकी ये ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाती है जिसको मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि गाड़ी को ऑनलाइन कैसे इसकी फी काटना होगी। एनओसी के थ्रू गाड़ी को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले हमें कोई भी ब्राउजर को ओपन करना होगा। तो मैं क्रोम ब्राउजर को सबसे पहले ओपन कर लूंगा और क्रोम ब्राउजर जैसे ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन.gov.in। परिवहन.gov.in लिखकर मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज वाला, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं ऑनलाइन सर्विसेज पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो एक बार ओपन हो जाएगी। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मुझे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। मैं जैसे ही अपनी स्टेट को सिलेक्ट करता हूं तो मैं रिडायरेक्ट होकर वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल पर आ जाता हूं। यहाँ पर जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ ऑप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ मुझे अपनी गाड़ी संख्या को डालना होता है। गाड़ी संख्या डालने के बाद मैं यहाँ डिक्लेरेशन पर टिक कर दूंगा और प्रोसीड कर दूंगा। क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक पॉपअप आ जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके इसको नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पर इस पॉपअप के अंदर वो सारी सेवाएं दी हुई होती हैं जिनके लिए मुझे आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। अब चूंकि मैं एनओसी के थ्रू गाड़ी को ट्रांसफर कर रहा हूं तो यहाँ पर इस ऑप्शन का कोई भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। डुप्लीकेट आरसी वगैरह दी हुई है, हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन दिया हुआ है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ व्हीकल के लिए कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है। इसका मतलब मुझे गाड़ी को ट्रांसफर करने के लिए आरटीओ विजिट करना होगा। तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे प्रोसीड करता हूं तो मैं वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के अंदर आ जाता हूं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पर मुझे टिक करना होगा।
जैसे ही मैं टिक करता हूं तो प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा, मैं इस पे क्लिक कर दूं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरी गाड़ी संख्या यहाँ पर शो करने लग जाती है। अब मुझे चेसिस नंबर के लास्ट के 5 अंक यहाँ पर डालना होते हैं। चेसिस नंबर के लास्ट के 5 अंक डालने के बाद मैं यहाँ पर वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो मैं अब ऑथेंटिकेशन वाले पेज पर आ जाता हूँ। अगर आपकी गाड़ी की आरसी में मोबाइल नंबर लगा हुआ तो मैं यूजिंग मोबाइल ओटीपी के थ्रू यहाँ ऑथेंटिकेट करूंगा। अगर मेरा मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है या फिर वो मोबाइल नंबर मेरे पास है नहीं, किसी और के पास है, तो उस कंडीशन में यूजिंग आधार ओटीपी के थ्रू भी आप इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। फिलहाल मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर लगा हुआ है तो मैं यूजिंग मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैं यूजिंग मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक यहाँ पर शो करने लग जाते हैं। मैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूं तो वाहन की तरफ से 4 अंकों की एक ओटीपी मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी जाती है। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है और ओटीपी डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। अब मेरा एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। अगर मेरी आरसी खो गई है तो मैं डुप्लीकेट आरसी पर भी यहाँ पर क्लिक कर लूंगा। अगर मेरी आरसी है तो ओनली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अब कुछ यहाँ पर बेसिक डिटेल्स जो होती है वो मुझे भरना होती है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि गाड़ी जिसके नाम भी ट्रांसफर हो रही है सिर्फ उसी की डिटेल्स को भरा जाता है, पुराने ओनर की डिटेल्स कहीं भी नहीं भरी जाती है। तो यहाँ पर मैं जो गाड़ी खरीद रहा है उसका नाम यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम भरना होगा और सेल डेट जो भी होती है वो सेल डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना होता है। और इसके बाद जो पर्पज होता है ये सेल ही रहने देंगे और यहाँ ओनरशिप टाइप पर इंडिविजुअल रहने देंगे, सेल अमाउंट को एज इट इज रहने देंगे। इन चीजों में कोई फेरबदल नहीं किया जाता है। अगर आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी कुछ भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसको कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर जनरल भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैटेगरी अगर आप चेंज करते हैं तो आपको जाति का सर्टिफिकेट भी इसमें लगाना होता है। तो सारी डिटेल को भर जाने के बाद मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और डिक्लेरेशन पर यहाँ टिक कर सेव कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है और उस एप्लीकेशन नंबर को हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे की प्रोसेस के लिए जब भी हम फॉलो करेंगे तो हाँ हमें एप्लीकेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो इस एप्लीकेशन नंबर को हमें लिख कर रख लेना चाहिए। और जैसे ही मैं ओके करता हूं तो मैं फिर से वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल पर आ जाता हूं। अब यहाँ मुझे फिर से व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करूंगा। मैं यहाँ अपनी गाड़ी संख्या को फिर से मुझे डालना होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन पर टिक कर दूंगा और प्रोसीड कर दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड करता हूँ फिर से पॉपअप आता है, इसको मैं फिर से प्रोसीड कर दूंगा। अब मैं फिर से वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ मैंने पहले सेलर की तरफ से एप्लीकेशन यहाँ से जनरेट कर दिया था। अब उस एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ से फिर से अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय बायर्स इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं इस पे जैसे क्लिक करता हूं तो जो एप्लीकेशन नंबर मैंने जनरेट किया था उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर डालना होता है मुझे। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद मैं वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक करता हूं तो यहाँ मुझे जो बायर्स होता है उसका मोबाइल नंबर कंप्लीट शो करने लग जाता है। मैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। जैसे जनरेट ओटीपी पर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो वाहन की तरफ से 4 अंकों का एक सिक्योरिटी पिन भेज दिया जाता है। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है और ओटीपी डालने के बाद मैं सबमिट कर दूंगा। अब मेरे सामने फिर से एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर मैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की प्रोसेस कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास आरसी है तो डुप्लीकेट आरसी और एडिशन ऑफ हाइपोथिकेशन ये भी ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन इनको मुझे टच नहीं करना है। अब मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। यहाँ मुझे अपनी एड्रेस की डिटेल्स को यहाँ पर भरना होता है। मेरा जो हाउस नंबर है वो यहाँ पर भर देंगे। विलेज टाउन जिससे मैं बिलोंग करता हूँ उसको यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन को यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपकी उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और पिन कोड डाल देंगे। पैन कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो उसको यहाँ पर डाल देंगे और मेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे। ये दोनों पैन कार्ड और मेल आईडी दोनों ऑप्शनल होते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो होता है वो सेम एज करंट एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। यहाँ मेरी जो इंश्योरेंस की डिटेल्स होती है वो यहाँ पर शो करने लग जाती है और मुझे जो भी फी यहाँ पर पे करना होती है वो यहाँ पर शो करती है। जैसे मैं पे नाउ पर क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप आ जाएगा। इस पॉपअप पर मुझे डिक्लेयर करना होता है तो मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा और टिक करने के बाद कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा।
जैसे मैं कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक करता हूं तो पेमेंट गेटवे पर आ जाता हूं। यहाँ मुझे अपना पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करना होगा, SBI मल्टी बैंक पेमेंट। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक कर दूंगा और यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा। अब यहाँ से मैं डिफरेंट टाइप से पेमेंट करने के ऑप्शन आ जाते हैं। SBI नेट बैंकिंग के थ्रू मैं यहाँ पेमेंट कर सकता हूँ। अदर बैंक नेट बैंकिंग से अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज मुझे यहाँ पे करना होता है। उसके बाद मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ, अदर बैंक डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन कुछ अमाउंट मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करना होगा। उसके बाद मैं UPI से भी पेमेंट कर सकता हूँ। तो आप जिससे भी पेमेंट करना चाहें उससे आप कर सकते हैं। अब मुझे कंफर्म करने के लिए यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। जब हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो यहाँ मुझे अपना नाम डालना होता है, कार्ड नंबर को डालेंगे, एक्सपायरी डेट और CVV को यहाँ डालने के बाद मैं यहाँ पे पर क्लिक कर दूं। मैं जैसे पे पर क्लिक करता हूं तो मेरे बैंक के अंदर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पे 6 अंकों की एक OTP भेज दी जाती है। उस OTP को मुझे यहाँ पर डालना होता है। 6 अंकों की OTP डालने के बाद मैं यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है और मेरी पेमेंट स्लिप कुछ इस टाइप से जनरेट हो जाती है। अब मैं कुछ सेकंडों का यहाँ पर वेट करना होता है। तो यहाँ पर मेरी जो पेमेंट स्लिप है वो जनरेट हो चुकी है और जो मेरी पहली स्टेप होती है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब इस स्लिप को हमें प्रिंट निकालना, तो यहाँ पर मैं प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर दूंगा तो मेरी पेमेंट स्लिप कुछ इस टाइप से शो करेगी आपको और इसका प्रिंट ले लेंगे, क्योंकि जब भी हम RTO में विजिट करेंगे तो इस प्रिंट ये पेमेंट स्लिप की हमें जरूरत पड़ेगी। तो 500 रुपए यहाँ पर हम पे कर चुके हैं लोडर के केस में। अब यहाँ पर मुझे दूसरी स्टेप में डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है तो मैं अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दूंगा। अपलोड डॉक्यूमेंट पर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पर टिक करना होगा और जैसे मैं टिक करता हूँ तो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पर आ जाता हूँ तो मुझे पहला डॉक्यूमेंट जो मैं अपलोड करूंगा यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ ट्रांसफर, यानी गाड़ी को जो परचेज कर रहा है, जो गाड़ी को खरीद रहा है उसकी फोटो को यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो उसके लिए मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा और यहाँ पे जहां भी मेरी फोटो होगी उस फोटो को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसको सबसे पहले आप रीनेम करेंगे। जैसे इस फोटो को मुझे अपलोड करना है तो सबसे पहले मैं इसको रीनेम करूंगा। अगर मैं रीनेम नहीं करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं होगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट जो है देखो अपलोड का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। अब मैं यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर टिक करने के बाद ओके कर दूंगा तो मेरी जो फाइल है वो अपलोडेड सक्सेसफुल लिखा हुआ आने लगा। अब मैं इसको देखना चाहूंगा तो यहाँ से मैं इसको देख भी सकता हूँ जो भी डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया है। तो यहाँ मेरा पहला डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। अब दूसरा डॉक्यूमेंट मुझे 29 नंबर फॉर्म को अपलोड करना है तो मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा। सेम प्रोसेस, अब मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूंगा और डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने से पहले आप उसको रीनेम जरूर कर लें। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे अपलोड करता हूँ फिर से कंफर्मेशन आएगा, मैं ओके कर दूंगा और फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुल फिर से मैं यहाँ से काट दूंगा। तो यहाँ मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो मुझे 30 नंबर फॉर्म को अपलोड करना है तो मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा और जहां भी मेरा डॉक्यूमेंट है उसको मैं फिर से सिलेक्ट कर लूंगा। याद रखना है आपको, जब भी डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट करते हैं तो उसको रीनेम जरूर करें। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं अपलोड कर दूंगा, कंफर्मेशन के लिए ओके कर दूंगा। तो यहाँ मेरा जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड हो गया, इसको मैं यहाँ से काट दूंगा। अब मुझे जो चौथा डॉक्यूमेंट होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ ट्रांसफर, यानी जो भी गाड़ी को खरीद रहा है उसके एड्रेस प्रूफ को यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ में कई प्रकार के एड्रेस प्रूफ होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए हुए, आप उनको अपलोड कर सकते हैं और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसको आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो मैं चूज फाइल में जाकर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लूंगा। आधार कार्ड को जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, कंफर्मेशन के लिए ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड हो चुका है। अब मुझे पांचवा जो डॉक्यूमेंट होता है वो मुझे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ या ट्रांसफरी, मुझे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी यहाँ पर अपलोड करना है। तो मेरे पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं भी है तो मैं फिर से यहाँ पर आधार कार्ड को ही अपलोड कर दूंगा, फिर से यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, कंफर्मेशन के लिए ओके कर दूंगा और मेरा ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया है। मुझे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ ट्रांसफरर, यानी जो गाड़ी को बेच रहा है उसकी फोटो को यहाँ पर अपलोड करना है तो चूज फाइल में चला जाऊंगा। सेम प्रोसेस, उसमें जो भी फोटो है उसको रीनेम कर लूंगा और यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ गया है तो मैं अपलोड कर दूंगा और कंफर्मेशन के लिए ओके कर दूंगा। तो ये मेरा जो फोटो है ये भी अपलोड हो गया है। अब मुझे जो सातवां डॉक्यूमेंट होता है ड्राइविंग लाइसेंस इन केस ऑफ ई रिक्शा और ई कॉर्ड, मुझे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड करना होता है। अब ये ई रिक्शा नहीं है तो ये मुझे अपलोड नहीं करना है। अब मैं इसके बाद यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी को मुझे यहाँ पर अपलोड करना है तो मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा और जहां भी मेरी एनओसी है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सबसे पहले मैं रीनेम करूंगा, रीनेम करने के बाद सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ गया है।
अपलोड कर दूंगा कंफर्मेशन के लिए, ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा ये डॉक्यूमेंट भी एनओसी अपलोड हो गई है। सारे डॉक्यूमेंट मेरे यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर प्रोसीड फर्दर कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर मेरी जो 2 स्टेप है वो कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी स्टेप में मुझे फाइनल सबमिट करना होता है। दोस्तों एक चीज का आपका ध्यान रखना है, अगर आप फाइनल सबमिट करते हैं और डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं है तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है वो आरटीओ के अंदर चला जाएगा। तो फाइनल सबमिट करने से पहले आप जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो जरूर चेक कर लें, आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं या नहीं किए हैं। तो मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दूंगा। अब मेरा जो एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल, प्लीज टेक अपॉइंटमेंट नाउ एंड विजिट आरटीओ ऑन शेड्यूल डेट, तो मैं यहाँ पर होम कर दूंगा। तो मेरी तीनों स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट को लगाना होगा। तो मैं फिर से यहाँ पर वाहन सर्विसेज, जो वाहन सिटीजन सर्विस का पोर्टल है उस पर आ जाऊंगा। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करने के बाद गाड़ी संख्या को डाल दूंगा। डिक्लेयर करने के बाद प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड करता हूं तो मैं वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के अंदर फिर से आ जाता हूं। कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस शो करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर दूंगा और इसके बाद बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन नंबर को डालना होता है। एप्लीकेशन नंबर कैप्चा डालने के बाद मैं गेट यूजर डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे गेट यूजर डिटेल्स पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मेरी जो ओनर डिटेल्स होती है वो सारी ओपन हो जाएगी। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट को सिलेक्ट करना होता है, जो भी डेट पर मैं यहाँ आरटीओ में विजिट करना चाह रहा हूँ। यहाँ जो भी डेट अवेलेबल होती है वो यहाँ पर ग्रीन कलर से शो करती हैं, और जो डेट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती हैं, जिनमें छुट्टी होती है, वो रेड कलर से शो करती हैं, और जो ऑलरेडी बुक कलर होते हैं वो स्लेटी कलर से शो करते हैं। तो यहाँ पर जो डेट्स अवेलेबल होती है मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। डेट्स को सिलेक्ट करने के बाद शो स्लॉट डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर स्लॉट जो भी अवेलेबल होता है वो यहाँ पर शो करने लगता है, कितने से कितने बजे पर आपको विजिट करना है। तो यहाँ पर मैं एक्शन पर जाकर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर एक्शन पर मैं जैसे ही टिक करता हूँ तो मेरी डेट्स कंफर्म हो जाती है और उस डेट पर मुझे आरटीओ विजिट करना होता है। जो भी आप डेट लगाते हैं उस डेट का प्रिंट आउट जरूर ले लें, और जो पेमेंट स्लिप होती है उसका भी पेमेंट स्लिप का भी प्रिंट आउट ले लें, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको आरटीओ विजिट करना होगा। ये सारी प्रोसेस हो जाने के बाद जब आपकी ऑनलाइन फी कट जाएगी तो फी कट जाने के बाद आपकी जो फाइल होती है, जब फी काटते हैं तो आपके पास फिर से आ जाती है। तो इस फाइल को वापस से आपको आरटीओ के अंदर फिर से ले जाना होता है, और जो आपका डीबीए होता है या और कोई सक्षम अधिकारी जो भी होता है उसके पास फिर से आपको फाइल जाकर जमा करना होती है। फाइल जब जमा हो जाएगी तो जो आपने फी काटी है वो फिर से वेरीफाई होती है, और वेरीफाई हो जाने के बाद ये इनवार्ड होती है। इनवार्ड के बाद इस पे फिर से आरटीओ आदेश करता है कि इसकी फी हमें मिल चुकी है और ये जो गाड़ी है इसकी आरसी रिलीज कर दी जाए। तो आरटीओ जैसे इस पे आदेश कर देता है तो आपकी जो आरसी होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, दोबारा रिलीज हो जाता है आपके नाम पर। तो दोस्तों इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ कंप्लीट प्रोसेस को डिस्कस किया है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।